चलिए देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल या काल, दूसरा भक्तकाल, तीसरा रीतकाल और चौथा आधुनिक काल। तो ये जितने भी विद्वान हिंदी साहित्यकार हुए हैं, हिंदी के इतिहासकार, उन इतिहासकारों ने सर्वसम्मत से इसको स्वीकार किया। वैसे सबका अपना अपना इतिहास है, जिनके हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। उन लोगों ने क्या किया कि किसी ने 743 से माना है आदिकाल, और सब अलग अलग उसको उसका तिथि निर्धारित करते हैं। काल विभाजन इसी को बोलते हैं। काल में समय का विभाजन उन्होंने किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के श्रेष्ठ इतिहासकार हुए हैं, उन्हीं के इतिहास के आधार पर तमाम इतिहासकार अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। उन्होंने भी एक गाथा का नाम दिया था। उसके पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस मत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अगर केवल वीर गाथा का नामकरण हम कर देते हैं तो उसमें जो अन्य ग्रंथ हैं, अन्य रसों के, वो इसमें समाहित नहीं हो पाएंगे। जैसे विशलदेव रासो को श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंतर्गत नहीं आ पाएगा। तब उन्होंने इसका नाम आदिकाल कर दिया। आदि का मतलब इसका प्रारंभ हो। ठीक, तो हिंदी साहित्य का जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उस समय के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, विशलदेव रासो हो, परमार रासो, कुम्मान रासो, ठीक इस तरह से जितने भी रासो काव्य ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने कहा इसको आदिकाल नामकरण किया जाए, तो ये सटीक बैठेगा, और तभी उन्होंने इसका नाम आदिकाल। फिर उसके बाद इसका समय 1050 से 1350 रखा गया। इस दौरान जो भी ग्रंथ में लिखे गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात भक्तिकाल चूंकि हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए, उन आक्रमणकारियों के कारण हमारे देश के जो लोग थे उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था अपनी रक्षा के लिए। तो उन्होंने ईश्वर की शरण में जाना ही श्रेष्ठ समझा कि हम ईश्वर की शरण में जाएंगे तो वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत से ये प्रारंभ हुआ भक्ति का आंदोलन, और उत्तर भारत तक आया। और वो भक्ति काल में कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, लखान, मलिक मोहम्मद जैसी, ये सब भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में काव्य रचनाएं की और ग्रंथ भी लिखे। तुलसीदास ने कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं तुलसीदास के। वो सबसे उसमें जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास नंबर हुए। फिर उसके बाद इसका समय 1350 से 1650 रखा गया कि इस काल में जितने भी भक्त कवि रहे उनकी रचनाएं इसके अंतर्गत समाहित हुई। 1650 के बाद रीतकाल का समय आता है, 1650 से 1850 समय ईस्वी तक। तो उस दौरान एक अलग ढंग की रचनाएं होने लगी रीति, जिसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए। और जो राजा थे वो राजा अपने दरबार में कवि को रखते थे, आश्रित कवि या दरबारी कवि के रूप में वो रहते थे। दरबार में ही रहकर राजा की रीत मतलब होता है परंपरा, ठीक है, जिसमें लक्षण ग्रंथ समाहित किए जाते हैं। इसमें जैसे भिखारीदास ने रीत से संबंधित बताया है कुछ नियम। मतीराम है, उन लोगों में एक परंपरा है, दरबारी कवियों के लक्षण ग्रंथों की परंपरा। उसमें हमारे रस, छंद, अलंकार समाहित किए जाते हैं। आचार्य केशवदास ने सबसे ज्यादा लिखा है अलंकार और छंद उन्होंने बताया। ठीक, तो ये रीत काल में बिहारी ने श्रेष्ठ रचनाएं किया। उन्होंने हमें बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुमधु नहीं विकास इन काल अली कली सब आगे कौन हुआ।
तो उस समय जब बिहारी अपने राजा की तलाश में जीविकोपार्जन के लिए राजा की तलाश करते हुए घूम रहे थे सब जगह, तो अंत में जब वो पहुंचे जयपुर तो राजा जयसिंह के विषय में उन्होंने सुना था और राजा जयसिंह एक नई शादी करके अपने जीवन को उसी में लिप्त कर दिए और जनता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय उन्होंने सोचा कि जनता ऐसे तो नष्ट हो जाएगी, प्रजा बर्बाद हो जाएगी, राज्य का कोई ध्यान नहीं दे रहा राजा, न प्रजा का न राज्य का। तब उन्होंने ये दोहा लिखकर एक सैनिक के माध्यम से राजा को पहुंचाया। राजा का मोह भंग हो जाता है और राजा इनको बिहारी को बुलाता है, बुला के इनको सजा देने की बात करता है और ये स्वीकार करते हैं। वो सजा इनके लिए पुरस्कार हो जाता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें सजा के रूप में एक असरफी, एक दोहे पर एक असरफी देंगे, क्या तुम हमारे दरबार में रहकर इस तरह की दोहों की रचना कर सकते हो? उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद 719 दोहे उन्होंने लिखे उनके दरबार में रहकर। इस तरह से उनको पुरस्कार मिल गया। 719 असरफियां उनको प्रदान की गई। तो रीत काल में बिहारी श्रेष्ठ कवि थे, एक सिद्ध कवि के रूप में वो जाने गए हैं। उसके पश्चात आधुनिक काल जब आता है तो आधुनिक काल रीत काल जैसे जैसे उसमें पतन होता गया तो आधुनिक काल का जन्म होता है। कहते हैं ना, जब एक समय के बाद दूसरा समय जब प्रारंभ होता है तो पिछले में कुछ कमियां होती हैं, तभी वो नए समय का उदय होता है। तो आधुनिक काल का फिर उदय होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब जन्म होता है 1850 में, तो उस समय से 1850 से 1900 ईस्वी तक ये समय माना गया। क्योंकि कोई भी समय एग्जैक्ट नहीं खत्म हो जाता, धीरे धीरे करके वो समय और उस समय की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे करके खत्म होता है। तो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई विधाओं को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने कविता ब्रज भाषा में, चूंकि यहाँ भी ब्रज भाषा प्रचलित थी, भक्ति काल में ब्रज और अवधी प्रचलित थी, और आधुनिक काल में इन्होंने ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली का प्रवेश साहित्य में कर दिया। तो गद्य में इन्होंने जो भी विधाएं प्रचलित करी उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया और पद्य में इन्होंने केवल ब्रज भाषा। ठीक, तो इस तरह से आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 साल जीवित रहे और 35 साल जीवित रहने में इन्होंने जो योगदान दिया हिंदी साहित्य के लिए वो अतुलनीय। इन्होंने 17 नाटक लिखे। 17 नाटक कौन कौन से हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो 1850 में इनका जन्म हुआ है और 6 जनवरी 1885 में इनका निधन हुआ। तो कुल कितने वर्ष जीवित रहे? 35 वर्ष जीवित रहे। 35 वर्ष में इन्होंने जो किया वो अतुलनीय है। ये देखिए कि कृतियां, मौलिक नाटक लिखे, अनुदित नाट्य रचनाएं इन्होंने लिखा, निबंध संग्रह लिखा, निबंध कृतियां, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, उपन्यास, ये इन्होंने गद्य की विधाओं और काव्य की विधाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया। इन्हीं योगदान के कारण इनको इनके नाम पर भारतेंदु युग का एक नाम पड़ा आधुनिक काल में। और इन्होंने जो कृतियां लिखी हैं वो ये हैं प्रमुख कृतियां। मौलिक नाटक में वैती हिंसा हिंसा नामवती, ये इनका मौलिक नाटक है, स्वयं इन्होंने लिखा। नाटक की रचना इन्होंने स्वयं की। ये इनके मौलिक नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, मौसम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये इनके मौलिक नाटक है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से। ठीक, और अनुदित रचनाएं, अनुदित का मतलब होता है जो इन्होंने अनुवाद किया, किसी दूसरे भाषा में था और इसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। अनुदित नाटक पाखंड, विडम्बन,
ये कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया था। नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक इन्होंने लिखा था। ये तृतीय अंक का इन्होंने अनुवाद किया। इसमें कई अंक हैं, तो तृतीय अंक का अनुवाद पाखंड विडंबन नाम से इन्होंने किया। उसके पश्चात धनंजय विजय, ये व्यायोग है, कांचन कवि के द्वारा लिखा गया है और ये नाटक संस्कृत में था, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा धनंजय विजय नाम से। फिर उसके बाद कर्पूर मंजरी, ये भी अनुदित नाटक है इनका। ये 1875 ईस्वी में लिखा था, इसका लिखा गया था राजशिखा द्वारा। इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया कर्पूर मंजरी नाम से। उसके पश्चात इन्होंने भारत जननी 1877 में नाटक लिखा और ये नाट्य गीत है, बंगला की भारत माता नाम से लिखा गया था, उसका इन्होंने अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस ये 1878 ईस्वी में इन्होंने लिखा। विशाख दत्त संस्कृत के विद्वान हैं, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था, इसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु, ये 1880 में शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा जी सर, इंग्लिश के अच्छे साहित्यकार हैं। तो उन्होंने इसको मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से लिखा था, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके दुर्लभ बंधु नाम से 1880 में अनुदित करके नाटक लिखा। तो इस तरह से इनके ये कुल 17 नाटक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनके ये अनुदित हैं, बाकी आपके मौलिक नाटक हैं। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने निबंध लिखा, निबंध संग्रह नाटक नाम से, कि नाटक में क्या क्या होना चाहिए, वो इन्होंने निबंध लिखा। काल चक्र इन्होंने लिखा, ये जर्नल है, जो शोध करते हैं तो वो जर्नल प्रकाशित करते हैं, रिसर्च करने वाले स्कॉलर या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं, तो वो अपने जर्नल प्रकाशित करते हैं, रिसर्च करके वो काफ़ी अपना प्रमोशन कराने के लिए भी, और नाम उनका होता है कि हाँ उन्होंने कुछ कार्य किया अपने विषय में। तो कालचक्र नाम से इन्होंने लिखा था। तो इसकी भी शुरुआत इन्होंने की थी भारतीय में। भारतवर्ष लेवी प्राण लेवी, ये भी निबंध संग्रह है इनका। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसको अभी आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ये इनका निबंध है और अपने देश के प्रति इन्होंने जागरूकता दी। ये भी इनका निबंध संग्रह है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीईटी पीईटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि स्वर्ग में विचार सभा किस विधा की रचना है। क्या होता है स्वर्ग? हाँ, तो विधा मतलब जैसे निबंध है, कहानी है, नाटक है, यात्रा संस्मरण है, ये विधाएं हैं अलग अलग। तो ये निबंध है स्वर्ग में विचार सभा। और ये इनके निबंध को बताया गया कि किस तरह से इन्होंने अपने किस शैली में और किस विषय पर इन्होंने लिखा। तो पुरातत्व संबंधी इन्होंने लिखा है, रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका काशी में एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। इतिहास संबंधी इन्होंने लिखा, कश्मीर कुसुम, बाग सागर, पण, उदयपुर उदय। ठीक, ये इन्होंने इतिहास संबंधी निबंध लिखे। कला संबंधी भी इन्होंने लिखा, संगीत सार, जाति संगीत। धर्म संबंधी इन्होंने लिखा, तदी सर्वस्व वैष्णवता और भारतवर्ष। विचारात्मक निबंध इन्होंने लिखा। निबंध क्या है, वो आपको खुलकर घूमने की शैली प्रदान करता है। जैसे आप कहीं घूमने निकले हैं तो खुलकर घूमते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं, कहीं कोई रोक टोक वहां नहीं होती है। तो निबंध में भी यही होता है कि खुलकर व्यक्ति घूमता है। ठीक, अपने जीवन भर के जो उनके विचार हैं वो निबंध में समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ विचारात्मक निबंध, आपके विचार क्या है? यदि आपके विचार सकारात्मक है तो निबंध में भी आप सकारात्मक ही लिखेंगे। नकारात्मक विचार है, निगेटिव थिंकिंग है आपकी, तो आप भी जब निबंध लिखेंगे तो वही विचार बारंबार आपके आएंगे और उसमें दिखाई देगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए जो भी कंपटीशन होते हैं, एक पेपर निबंध का उसमें रखा जाता है। और उस दिन परीक्षा हो रही थी, यहाँ हमने कहा भी कि जो निबंध में
निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप लोग उस दिन बहुत कम लोगों ने रुचि दिखाई क्योंकि जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो निश्चित है कि आप भी प्रतिभाग करेंगे। कंपटीशन हर जगह कंपटीशन है, चाहे जो भी कंपटीशन हो वहाँ आपका एक पेपर निबंध का होगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व उसमें झलकता है, कैसे हैं। उसके बाद आपका जो साक्षात्कार लिया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण, एक तो लिखित रूप में आपके अंदर जो है वो बाहर आ जाता है, और जब आप सामने प्रत्यक्ष साक्षात्कार देते हैं तो उस समय भी आपके जो विचार हैं वही वहां दिखेंगे, परिलक्षित होंगे आपके शब्दों के माध्यम से जब आप बोलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे, जिसमें नाटकों का इतिहास इन्होंने लिखा। भावात्मक निबंध, आप भावात्मक व्यक्ति भाव विभोर होकर लिखता है, वो बिल्कुल डूब जाता है उसमें। जब लिखता है कोई भी चीज लिखता है तो उसमें बिल्कुल डूब कर लिखता है, खुलकर। वो सूर्योदय इन्होंने भावात्मक निबंध लिखा। आत्मव्यंजक निबंध, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ईश्वर के विषय में आत्मविश्लेषण करके ईश्वर कैसा है, जो जैसे सूरदास जी ने महसूस किया, उन्होंने कहा जो गूंगे फल मीठे मीठे, तो मीठे रस का जो पान किया है वही जान सकता है कि उसका रस का कैसा है। तो उस पर इन्होंने लिखा है आत्मव्यंजक निबंध, अर्थात ईश्वर बड़ा विलक्षण है। कैसे विलक्षण है ये निबंध आप पढ़ेंगे या आप खुद महसूस करेंगे तो पता चलेगा ईश्वर विलक्षण कैसे है। तो वर्णात्मक निबंध, वर्णन करते हुए जब व्यक्ति किसी टॉपिक पर लिखता है तो वो वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इनका है बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, बद्रीनाथ की यात्रा, ये इन्होंने वर्णात्मक निबंध। उसके पश्चात इन्होंने लिखा कथात्मक निबंध, जिसमें एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इन्होंने आपका कथात्मक, कथा अर्थात कहानी के रूप में, कहानी शैली में इन्होंने इस निबंध को लिखा। तो इस तरह से इन्होंने इतने शैली में निबंध की रचना की। तो निबंध की शुरुआत इन्होंने की, इसमें भारतेंदु, इसलिए भारतेंदु का नाम भारतेंदु युग के रूप में जाना गया आधुनिक काल के अंतर्गत। इनकी जो काव्य कृतियां हैं, काव्य कृतियां में भक्त सर्वस्व 1870 में लिखा था। इनका निधन कब हुआ था? 1885 में, और ये लगातार लिखते रहे। ठीक है, देखिए 1870 में इन्होंने लिखा भक्त सर्वस्व काव्य कृति की काव्य रचना। प्रेम मालिका इन्होंने लिखा 1871 में। कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमास्त्र वर्णन, जैन कुतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम मारुति, प्रेम तरंग 1875 में इन्होंने लिखा। प्रेम तरंग 1877 ईस्वी में लिखा। उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77 के बीच में इन्होंने लिखा। प्रेम प्रलाप 1877 में इन्होंने लिखा। होली 1879 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और मद मुकुल, ये जो सन दिया हुआ है, इस सन में प्रकाशित हो गई। लिखने में तो समय लगता है, लेकिन जब लिख कर तैयार हो जाता है, वो प्रकाशित होता है, तो वो सन यहाँ दिया जाता है। फिर मद मुकुल 1881 में, राग संग्रह 1880 में, वर्षा विनोद 1880 में, विनय प्रेम 50 1881 में, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, इन्होंने खड़ी बोली में भी इन्होंने काव्य रचना की। ब्रजभाषा में भी इन्होंने लिखा, खड़ी बोली में भी लिखा। प्रेम फुलवारी 1883 में, कृष्ण चरित्र 1883 में, प्रातः स्मरण, पुरैना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, मतलब इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे, कोई सोच नहीं सकता कि 35 वर्ष इतने कम समय में इन्होंने जो कुछ किया है वो अतुलनीय है कि नहीं है सर। एक व्यक्ति अपना जीवन खपा देता है और एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो नहीं लिख पाता है। इन्होंने कितने निबंध लिखे, कितने नाटक लिखे, अपने से सोचे, विचार किए, विचार करके एक नाटक तैयार करना, ये बड़ी बात है। तो इस तरह से इन्होंने कई विधाओं का जन्म दिया, इसलिए ये कहानी में इन्होंने लिखा।
अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृत्तांत इन्होंने हमने बताया था एक दिन कि सरयू पार किया था भारत में। यात्रा आप भी लिख सकते हैं, यात्रा वर्णन। यस सर। उसको यात्रा वर्णन कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हमने वीडियो भी बनाया है यात्रा, नैनीताल की यात्रा का आपने देखा भी। उसी को शब्दों में आप लिख देंगे कि हमने वहाँ क्या क्या देखा, कैसे यात्रा की शुरुआत की, रास्ते में क्या क्या मिला, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे विचारधारा मिली, लोगों का रीति रिवाज, रहन सहन, बोली भाषा, उसको साहित्यिक शैली में जब आप यात्रा में समाहित कर देते हैं तो यात्रा वर्णन हो जाता है। तो इन्होंने सरयू पार की यात्रा की, किससे की? बैलगाड़ी से। उस समय बस, ट्रेन और हवाई जहाज नहीं चलता था, उस समय बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी से काशी से ये अयोध्या गए थे, सरयू पार की यात्रा उन्होंने लिखा। लखनऊ गए थे, काशी से लखनऊ की, वो लखनऊ की यात्रा इन्होंने दिखाया। आत्मकथा इन्होंने लिखा, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनकी आत्मकथा है। और उपन्यास भी इन्होंने लिखा, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। तो इस तरह से इनकी ये काव्य कृतियां हैं और इन्हीं काव्य कृतियों के कारण हिंदी साहित्य में एक युग का नाम पड़ गया, भारतीय युग। आधुनिक काल का प्रथम युग है भारतीय युग। अगले क्लास में